भिखारन समझी गई बहू निकली करोड़पति परिवार की खोई हुई बेटी। शहर में एक बड़े मंदिर के बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। फटे हुए मैले कपड़े, उलझे बाल, पैरों में टूटी चप्पल पहने करीब 22 साल की गौरी मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी थी। बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया, एक रोटी दे दीजिए। चल हट, सुबह सुबह दुकान के सामने मनहूस शक्ल लेकर बैठ गई है। मेरे प्रसाद बेचने का टाइम हो रहा है। मैं दुकान के अंदर थोड़ी बैठी हूँ, ये सड़क भी आपकी है क्या? अरे भिखारन की जुबान तो देखो। पास खड़ी औरत हंसती है। आजकल के भिखारी भी काफी अकड़ रखते हैं। भगवान, बहुत देर से भूख लग रही है, थोड़ी तो मेरी मदद करो, आपके मंदिर में भी खाना नहीं मिलेगा। गौरी वहाँ से उठकर कहीं और बैठ जाती है। तभी एक औरत मंदिर के अंदर आती है और उसके सामने गौरी हाथ फैलाने लगती है। तब उसके एक हाथ पर काफी पुराने इंजेक्शन के कई निशान थे। कुछ खाने को दे दो मेम साहब, बहुत भूख लगी है। चल ये ले भिखारिन, 10 रुपए का कुछ खा लेना। हे भगवान, छी छी छी, तेरे हाथ पर इतने निशान, ये तो नशेड़ी वाले निशान हैं। वो औरत अपने 10 रुपए वापस रख लेती है और ऐसा सुनकर गौरी भी अपना वो वाला हाथ चुन्नी से पीछे कर लेती है। मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने के लिए ही पैसे मांग रही हूँ आपसे। अरे जा, बहुत है तेरे जैसी, सिग्नल पर दिन में पैसे मांगती हैं और रात को नशा करती हैं। ये उसी के तो निशान है तेरे हाथ पर। और अब सिग्नल से तुम लोग उठकर मंदिर के बाहर भी आ गए हो, शर्म पूरी बेच खाई है क्या? अरे तू अभी तक नहीं गई यहाँ से, बेशर्म लड़की। पता नहीं है भिखारन भी कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। वही तो, मैं समझी भूखी है, लेकिन ये तो नशेड़ी निकली। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे नहीं पता ये निशान मेरे हाथ पर कैसे आया और किस चीज का निशान है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोरी पकड़ी जाने के बाद सब यही कहते हैं। चल हट यहाँ से, जाती है या पुलिस को बुलाऊं? पुलिस? ये सुनते ही गौरी डर के मारे भागती है तो वही लोग उसके सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। भूखे का पेट देखने से पहले तुम लोगों को मेरा हाथ क्यों दिखाई दे रहा है? जुबान देखो महारानी की। महारानी होती तो आपके सामने हाथ थोड़ी फैलाती। गौरी भूख से परेशान होकर सड़क पर भटकती है, सिग्नल पर भीख मांगने लगती है, अपनी चुन्नी से कार का शीशा साफ करती है। भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में दर्द हो रहा है। भैया पैसे दे दो, नहीं तो खाना दे दो। गौरी खाना मांगती है, फिर भी वो कार वाला उसे नजरअंदाज कर चला जाता है। गौरी चलते चलते एक चाय की टपरी के सामने आ जाती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। तभी राहुल नाम का एक लड़का पानी डालकर गौरी को उठाता है। वो होश में आते ही, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पिलाया है पानी, बैंक का कर्ज नहीं दिया। लोग यहाँ एहसान भी ब्याज देख कर करते हैं। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुमने कुछ खाया नहीं है। भूख लगी है, रोटी खाओगी? रोटी नहीं खानी, चाय की दुकान है तो एक चाय दे दो, पैसे कल दे दूंगी। कल तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों, भगवान ने तुम्हारे नाम सारी कमाई लिख दी है क्या? कल तक मैं कुछ पैसे जमा कर लूंगी, भिखारी जो हूँ, बस आज ही कहीं से नहीं मिले। चाय के साथ समोसा खाओगी? मुफ्त का है? हाँ। तो 2 खाऊंगी। शर्म नाम की चीज है तुम्हें? थी, भूख लगी तो उसे भी खा गई। तभी दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। तब राहुल उसे 2 समोसे और चाय देता है। तब वो बहुत सलीके से खाने लगती है। ये देखकर राहुल को थोड़ा अटपटा लगता है। इतनी तमीज से बैठकर खा रही हो जैसे कि किसी करोड़पति घर की लड़की हो। ये सुनते ही गौरी रुक जाती है। अचानक उसे ब्लर दिखाई देता है। ब्लैक एंड व्हाइट में एक बड़ी डाइनिंग टेबल, चांदी की प्लेट, किसी आदमी की आवाज, आरू खाना धीरे खाओ बेटा। गौरी सिर पकड़ लेती है। आरू कौन है? ये आवाज? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं, शायद किसी और की याद मेरे दिमाग में किराए पर रह रही है। तुमने ठीक से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए लग रहा होगा ये सब। खा लो। सब लोग तो भिखारन समझकर मुझे भगा देते हैं। कितनी गंदी लग रही हूँ, साफ सुथरी भी तो नहीं हूँ। तभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, मुझे अपनी दुकान पर बैठने दे रहे हो। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं तुम्हारे ग्राहक तुमसे दूर भाग जाए। कोई कैसा भी हो, मैं किसी से घृणा नहीं करता। आखिर तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, और जो लोग घृणा करते हैं उनकी इंसानियत मरी हुई होती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम गौरी है, यही बुलाते हैं सब मुझे, यही होगा। ऐसा क्यों तुम्हें लोग बुलाएंगे? तुमने ही बताया होगा ना? हाँ, शायद थोड़ा मुझे याद नहीं रहता। वैसे तुम कहाँ रहती हो? घर में कौन कौन है? राहुल,
अगर मेरा कोई होता तो मेरी जिंदगी आज जैसे भटकते हुए नहीं होती। मुझ जैसे भिखारन का कोई नहीं है, वरना मुझे खाने के लिए सुबह शाम भटकना नहीं पड़ता। अब तो मंदिर के पट भी एक भिखारी लड़की के लिए बंद हो गए हैं। कोई खाना ही नहीं रहता, लोग क्रूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खैर छोड़ो। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम कर लिया करूंगा। तुम कभी भी मेरे पास आ जाना। लेकिन क्यों? तुम मेरे लिए ये सब क्यों करना चाहते हो? बोला ना बाबा, इंसानियत नाम की भी कोई चीज है मुझ में। ठीक है, अब चलती हूँ, शुक्रिया। ऐसा कहकर गौरी पेड़ के नीचे बने हुए एक तिरपाल जैसे घर में चली जाती है, जो कि फुटपाथ के बराबर में था, और उसके साथ 2 लड़कियां और रहती थीं, जो कि सिग्नल पर भीख मांगकर काम चलाती थीं। अरे गौरी, त्रिशा, तुम दोनों आज कहाँ थी? कुछ खाने पीने को मिला? अब तो लोगों ने भिखारी लोगों को पैसे देना कम कर दिए हैं, ढंग से कुछ खा ही नहीं पाते। तो बिल्कुल सही कह रही है। 5 घंटे मंदिर के बाहर बैठी रही मैं, लेकिन किसी ने भी मुझे खाना नहीं खिलाया। इधर से उधर बस भागते रहे और पैसे भी नहीं मिले। हे भगवान, फिर क्या तू सुबह से भूखी है? नहीं, फिर एक बड़े लड़के ने मुझे खिला दिया था। तो तुम लोग चिंता मत करो। ओहो, तेरी लाइफ में कोई हीरो आ गया है क्या? हीरो मत बोल, लेकिन इस जालिम दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, ये मुझे आज पता चला है। ठीक है, अब सो जा। अगर बारिश आ गई तो हम कल सो नहीं पाएंगे। हे भगवान, प्लीज बारिश मत करना, वरना हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। वैसे ही पिछली बारिश की वजह से इतने मच्छर हो गए कि नींद नहीं आती। तीनों सहेलियां सो जाती हैं। अगले दिन तीनों सिग्नल पर भीख मांगती हैं, तो कभी मंदिर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, सहेली तो मेट्रो के बाहर खड़े होकर भी भीख मांगती है। अरे भैया, कुछ पैसे दे दो, आपकी जोड़ी सलामत रहेगी। भगवान आप दोनों को खुश रखे। ये सुनते ही लड़का खुश होकर तपस्या को 2 पैसे दे देता है। इतने में गौरी भी तपस्या के पास आती है। तपस्या, आज कुछ पैसे जमा हुए? हाँ, मेरे पास तो पैसे जमा हो गए। लोगों को दुआएं दो तो खुशी से ज्यादा निकाल कर दे देते हैं। वैसे तेरे पास कितने हुए? मैंने भी कुछ गाड़ियां साफ करके तो कुछ भीख मांगकर 400 रुपए इकट्ठा कर लिए। कितने दिन से हम दोनों ने कुछ भी बाहर का नहीं खाया ना। चल, आज हम चाउमीन या भटूरे खाएंगे। हाँ, चल। राहुल साइकिल से घर जा रहा होता है, तब गौरी की बात सुन के उसका पीछा करता है। तभी एक बूढ़ा आदमी गाड़ी के सामने भूख से बेहोश हो जाता है। तब गौरी इंसानियत दिखाते हुए उसे पास के अस्पताल पर ले जाती है, जहां उसकी दवाई का इलाज होता है, खाने का भी प्रबंध कराया जाता है। तब राहुल उसके लिए खाना लाकर, अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें उन अंकल की मदद करते हुए देख लिया था। ये ले गौरी, तूने तो अपने सारे पैसे वहाँ लगा दिए। चल मेरे साथ 1 मिनट आलू कचौड़ी खा ले, बाहर यही था। कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू खा ले। अरे क्यों जिद करती है, तू खा ले। वैसे भी तू कल भी बेहोश हो गई थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें खिला दूंगा। और आप किसी की बात नहीं सुनती हैं आजकल। अरे कुछ नहीं, छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? वैसे भी आप ठीक से कुछ खाती नहीं हैं। 2 दिन से तो उनकी होगी, तो खा लो। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ राहुल जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, लेकिन मौत उनके दरवाजे पर खड़ी थी। अगर सिर्फ भूख की वजह से मैं उन अंकल को नहीं बचा पाऊंगी तो खुद से आंखें कैसे मिलाऊंगी? हाँ, लोग तुम्हें भी बेकारन बोलते हैं। कैसे और क्यों? हाँ, कहते हैं तो तुम यही कह लो। यार, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे सोने जैसे दिल की बात कर रहा हूँ। लोग तुम्हारा हुलिया देखकर ये सब कहते होंगे, पर दिल से तो तुम सबसे अमीर निकली। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो राहुल। ऐसे दिन गुजरते हैं, दोनों की खट्टी मीठी नजदीकियां बढ़ती हैं। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। राहुल अपनी चाय की दुकान पर दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे जमा करता है, वहीं गौरी भी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। तब एक दिन वो फुटपाथ पर भीख मांग रही थी। दीदी मुझे पैसे दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, या तो कुछ खिला दो। सुनो, मेरे जूते साफ कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। गौरी ये सुनते ही फटाफट उसके जूते साफ कर देती है। तब ज्योति चवन्नी उसके मुंह पर फेंकती है। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने आपके जूते साफ किए, मुझे कुछ पैसे तो दे दो या कुछ खाने का। तुम जैसे गरीब लोगों की औकात यही होती है। अगर कुछ खाना है तो जाओ कचरे में से कुछ उठा कर खाओ। मुझे इन जैसे अमीर लोगों से सख्त नफरत है, जो बड़े होने का ढोंग तो करते हैं लेकिन बेचारे गरीबों की मदद बिल्कुल नहीं करते। ये तुम कैसे कह सकती हो? ये सुनकर गौरी को बुरा लगता है और अपना दिल हल्का करने के लिए वो राहुल की दुकान की ओर बढ़ जाती है। तभी उसके इंजेक्शन वाले हाथ में दर्द होने लगता है और 2 लड़के उसका पीछा करते हुए घर पहुंचते हैं। ए नशेड़ी, आज माल नहीं मिला क्या? मुझे नशेड़ी मत कहो, समझे? मैं कोई नशा नहीं करती। अच्छा, झूठ बोलने की भी हद होती है। वही तो, हाथों पर इतने सारे ड्रग्स लेने के निशान हैं। अब ये चीज हमें भी नहीं पता होगी क्या? मैंने बोला ना, मुझे नहीं पता, मैंने कभी कोई नशा नहीं किया। ये हाथ पर निशान कैसे आया मैं नहीं जानती। अच्छा, तो हाथ पर फूल उगे हैं, साफ साफ इंजेक्शन के निशान हैं।
गौरी अचानक इंजेक्शन शब्द सुनकर कांपने लगती है। उसकी आंखों के आगे फिर से धुंधलापन छा जाता है, जैसे कि एक अंधेरे वाला कमरा और उसके हाथ पकड़े हुए दो आदमी। 15 साल की लड़की चिल्ला रही है, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मॉम डैड मुझे ढूंढ लेंगे। इंजेक्शन लगा, ज्यादा याद रखेगी तो मुसीबत करेगी। वर्तमान में गौरी चीखती है। नहीं, इंजेक्शन मत लगाओ। तभी राहुल आता है और उन लड़कों को मार कर भगाता है, फिर गौरी को संभालता है। गौरी, गौरी, यहाँ कोई इंजेक्शन नहीं है। राहुल, शायद मैंने नशा अपनी मर्जी से नहीं किया था और ये निशान मुझे नहीं पता कैसे मेरी आंखों के आगे अभी भी धुंधला धुंधला छा गया था और कोई आवाज आ रही थी जैसे कि मुझे इंजेक्शन मत लगाओ, लेकिन वो मान ही नहीं रहते। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। राहुल उसके हाथ के निशान देखता है। दुनिया ने आधी कहानी देखकर तुम्हें गुनहगार बना दिया, पर गौरी, मेरा दिल कहता है तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। और पूरी कहानी मुझे खुद याद नहीं। पता नहीं क्या राज है इन सब बातों का मेरी जिंदगी में। काश भगवान मैं इसका दर्द महसूस कर पाता। कौन से दर्द से गुजर रही है ये, पता नहीं क्यों मैं गौरी को ऐसी हालत में देख नहीं पाता। शायद मुझे उससे प्यार हो गया है और वो बहुत अकेले है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे माँ से बात करनी ही होगी। राहुल उसे संभालता हुआ कुछ खिला देता है। तब उसकी सहेली आती है जो उसे साथ ले जाती है। अगले दिन तपस्या और गौरी मंदिर जाते हैं, जहां हमेशा एक अमीर औरत सुमित्रा अपनी बेटी आरुषि के जन्मदिन पर गरीब लोगों को खाना बांटती है। सुमित्रा एक एक करके सबको खाना देती है। तब अपने कटोरे को पकड़कर गौरी, थोड़ा ज्यादा देना, कल का भी काम चल जाएगा। सुमित्रा उसकी आवाज सुनकर एक पल रुकती है। तुम्हारा नाम गौरी है? ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों में उम्मीद बुझ जाती है। मेरी बेटी होती तो आज तुम्हारी उम्र की होती। लगता है आपकी कोई बेटी थी। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। 7 सालों से तो मिली नहीं, क्या पता 8वें साल मिल जाए। उम्मीद भी बड़ी जिद्दी चीज है आंटी, कभी ना कभी तो पूरी होती है। सुमित्रा की आंखें भर जाती हैं। वो गौरी के सिर पर हाथ रख चली जाती है। लगता है आंटी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं और उन्हें ढूंढ रही हैं। काश मेरे घर वाले भी मुझे इसी तरीके से प्यार करते, लेकिन मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है, क्योंकि उनके कारण ही आज मेरी जिंदगी ऐसी है। चल यार चल। दोनों वहां से चली जाती हैं। वहीं राहुल अपनी दुकान को संभालता है। कोई ग्राहक गौरी को भिखारन बोलकर उसकी बेइज्जती करता है तो राहुल को चुप जाता है और राहुल बहुत गंदा सुनकर उसे भगा देता है। दिन गुजरते हैं। राहुल गौरी को चाहने लगा था, इसलिए अपनी माँ से गौरी के बारे में बातें करता है। क्या बोल रहा है तू? तू एक गरीब भिखारन से शादी करना चाहता है, वो भी जिसका कोई नहीं है, जिसका ना अता न पता, उसे घर की बहू बनाएगा? माँ, बिना जड़ का पौधा भी अगर आंगन में लगा दो तो घर को छांव दे सकता है। मैंने उसे सिग्नल पर भटकते हुए देखा है। सब लोग उसे नशेड़ी बोलते हैं। उसके हाथ पर इंजेक्शन का निशान नहीं देखा क्या तूने? निशान देखकर फैसला मत करो माँ, मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, मैं राजी हूँ तेरी शादी के लिए। तुम क्या बोल रही हो शांति? तुम्हें हाँ नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए माँ पापा, वो लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है, ले आओ उसको अपने घर में। वैसे भी तो कहाँ सुनने वाला है, लोग तो मुझे ये भी बताते हैं कि वो तेरी टपरी पर आती जाती है। अब राहुल अपने पिता के आगे चुप हो जाता है। अगले दिन चाय की दुकान चलाने के बाद वो गौरी के पास जाता है तो वो उसे सिग्नल पर नहीं मिलती। पागलों की तरह भूख से व्याकुल होकर वो मंडी के बाहर बैठकर खाना खा रही थी। तभी राहुल उसके चेहरे से चावल का दाना हटाता है। पता है मैं कितना परेशान हो गया था? मुझे पता था तुम यही मिलोगी मुझे। मैं भी तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आया हूँ, खाओगी? है सच्ची? दे दो। गौरी, हम मंदिर में ही हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी। मैं सच्चे दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो चाहने लगा हूँ तुम्हें, और इस दुनिया में मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता गौरी, मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ। अरे मैं एक भिखारन हूँ, जरा मेरी हालत देखो, कैसे गुजारा करके खाना खाती हूँ। और ये तो छोड़ो, दुनिया ने मुझे एक बदनामी का दाग भी दिया है, और तुम इस हाथ को देख सकते हो। ये क्यों है, कैसे आया, मैं नहीं जानती। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तुम्हें मेरा बाप पता है? नहीं। माँ के बारे में? नहीं। खानदान? नहीं नहीं नहीं। फिर शादी किससे करोगे, मुझसे या मेरे सवालों से? मैं बोल रही हूँ राहुल, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। लोग तुम्हें शादी के बाद ताना देंगे कि एक भिखारन से शादी करके आ गए हो। उस लड़की से जिसने खुद भूखी रहकर दूसरे इंसान की मदद की, और ऐसा एक बार नहीं काफी बार हुआ है कि अपने हिस्से की रोटी तुमने किसी और को दी। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कल
मेरा कोई बुरा सच निकल आया तो। कल की गठरी को आज सिर पर रखकर क्यों घूमना, जब खुलेगी साथ बैठकर देख लेंगे। गौरी जाने लगती है, तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। इस चाहत में मर जाऊंगा मैं, फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरी जान में हर खामोशी ले, तेरे नाम के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तब गौरी राहुल को गले लगा लेती है और फिर दोनों भगवान को साक्षी मानकर इस मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर लेते हैं। जब दोनों घर आते हैं तो गली के मोहल्ले लोग उन्हें देख बातें बनाने लगते हैं। ये सब सुनकर शांति को अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करती हैं। आओ बहू, भले ही दुनिया वाले तुम्हें कुछ भी कहें, लेकिन अब से तुम इस घर की लक्ष्मी हो, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें चुना है। हाँ बहू, मैं जानती हूँ एक भिखारन को अपने घर की बहू के रूप में अपनाना आपके लिए भी मुश्किल है, लेकिन बहू हमें अपने बेटे पर विश्वास है। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। तब गौरी घर के अंदर आती है। राहुल का घर बहुत छोटा सा था, जहाँ सुविधा की सिर्फ 1-2 चीज ही थी और छोटी सी रसोई। कुछ दिनों में गौरी धीरे धीरे करके अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। अगर कुछ अच्छा पकाना नहीं आता तो शांति उसे बता देती है और अब सास बहू एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करती हैं। एक दिन शांति गौरी को अलमारी साफ करने को कहती हैं। गौरी को एक महंगा परफ्यूम मिलता है। वो सूंघते ही बोलती है, डैड हेट्स दिस फ्रेग्रेंस। सब चौंक जाते हैं, कौन डैड? तभी गौरी के हाथ से बोतल गिर जाती है। मैंने डैड कहा, सॉरी, मुझसे गलती से टूट गया। उसी वक्त दोबारा से गौरी के सिर में दर्द होता है और उसे फिर से कुछ धुंधली तस्वीर नजर आती है। एक हंसते हुए आदमी की आवाज सुनाई देती है, आरू, ये परफ्यूम अपनी माँ को ही लगाने दो। मुझे उनका चेहरा क्यों नहीं दिखता राहुल? आवाज आती है, चेहरा धुएं में छिप जाता है। आखिर ये कैसी आवाजें हैं राहुल? मैं पागल हो जाऊंगी राहुल। शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो तुम। ऐसा कहकर राहुल उसे अपने गले से लगा लेता है। धुआं हमेशा नहीं रहता गौरी, कभी न कभी हवा चलती जरूर है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद कुछ यादें हैं जो तुम्हें थोड़ी बहुत याद है। बेटा, ये सब क्या है? क्या हो रहा है बहू को? हमें भी तो बताओ कुछ। हाँ बेटा, बता, मुझे बहू की चिंता हो रही है। बीच बीच में कुछ याद आता रहता है, कुछ आवाज सुनाई देती है उसे। ओहो, ये बोतल भी टूट गई। राहुल की अमीर दोस्त ने उसे ये परफ्यूम दिया था। कोई बात नहीं माँ, गौरी से ज्यादा मेरे लिए कुछ जरूरी नहीं है। कुछ देर बाद घर में पहली बार राहुल पनीर सैंडविच बनाता है। जब सब साथ बैठकर खा रहे होते हैं तब अनजाने में गौरी कांटे और छुरी से बहुत सलीके से उसे खाती है। उसे ऐसा खाता देख सब हैरान थे और फिर खाते समय भी उसका बैठने का तरीका बेहद शाही होता है। बहू, भीख मांगते मांगते ये राजघराने वाले तौर तरीके कहाँ से सीख लिए? गौरी खुद अपने हाथों को देखती है। पता नहीं माँ जी, मैं ऐसे कैसे खाती हूँ। एक दिन ऐसा और हुआ था तो मेरी दोस्त तपस्या ने मुझे टोका था। गौरी, शायद तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग से मिटा है, आदतों से नहीं। जरूर कुछ तो इसकी पिछली जिंदगी में हुआ है। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि गौरी का कोई अतीत है क्या? क्या उसकी धुंधली यादें उससे कुछ कहना चाहती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब शाम को गौरी झाड़ू लगाती है तब पड़ोसन कमला और विमला उसे देखकर बोल पड़ती हैं, अरे कमला, राहुल की नई बहू देखी? हाँ देखी, क्यों नहीं। कल तक मंदिर के आगे कटोरा रखती थी, आज शांति के घर पल्लू रखकर घूम रही है। शांति बहन, बहू के दहेज का सामान कहाँ रखा है? शांति सकपका जाती है। अरे पूछ मत, एक कटोरा, एक फटी चादर और मंदिर की सीढ़ियों का नक्शा लाई होगी दहेज में। अरे हाँ। बहू, तू इसे जवाब दे रही है या मैं कुछ बोलूं? माँ जी जाने देते हैं ना। अच्छा ठीक है चाची, दहेज तो नहीं लाई, लेकिन 2 पड़ोसन मुफ्त में मिली हैं जो बिना बुलाए सुबह सुबह मनोरंजन करने आ जाती है। जुबान तो देखो भिखारिन की। चाची पहले भीख मांगती थी तो लोग 10 रुपए देते थे, अब आप दोनों के ताने सुन रही हूँ। कम से कम चाय नाश्ता तो बनता है। अच्छा, मैं आपके घर पर आऊंगी, आप मेरे घर आएंगे। अच्छा 10 रुपए तो देंगी ना? चल हट, हमारे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। क्यों, आप मुझसे भी ज्यादा बड़ी भिखारिन है क्या? कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाओ, मैं आपको चाय नाश्ता करवा दूंगी और पैसे भी दे दूंगी। और कटोरा, हाँ खाली कटोरे का भी इंतजाम है, उसी में ही चाय पी लेना, फिर पैसे दे दूंगी। हे भगवान, कैसी गरीब भिखारन बहू आई तुम्हारे घर, वो भी इतना बदतमीजी से बोलने वाली जो दूसरों की इज्जत नहीं करती।
चल कमला, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। सही कहा चाची, लेकिन बीन लेकर मेरे आंगन में आप ही आई थी। दोनों मुंह बनाकर चली जाती हैं। पत्नी जी, दुश्मन बनाने की दुकान खोल रखी है। नहीं, मुफ्त में आने वालों को खाली हाथ नहीं भेजती। बहू, बहुत अच्छी क्लास लगाई है तूने उन दोनों की। अच्छा सुनो, मुझे एक फैक्ट्री में चाय देने जानी थी, तुम भी मेरे साथ चलोगी? दुकान पर पिताजी रह लेंगे। ठीक है राहुल जी। तब राहुल अपनी पत्नी के साथ एक फैक्ट्री में चाय देने जाता है। वहाँ मालिक किसी बड़े सप्लायर के बिल को लेकर परेशान होता है। गौरी बिल देखती है। अचानक धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोल पड़ती है। This calculation is wrong. The tax has been added twice. सब चौंक जाते हैं। ये कौन सी भाषा थी? मुझे नहीं पता राहुल, कैसे बोला मैंने? मुझे तो आज पता चला कि मेरी बीवी भीख हिंदी में और हिसाब अंग्रेजी में मांगती है। वाह बेटा, इतनी देर से मैं परेशान था, लेकिन तुमने गलती पकड़ ली। राहुल, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने इतनी पढ़ी लिखी करोड़पति लड़की से शादी की है, और रहते तो तुम बिल्कुल सिंपल हो। अभी क्या बोल रहे हैं? मैं कोई करोड़पति पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पता नहीं कैसे मुंह से इंग्लिश निकल गई। एक भिखारी से ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। कितनी बार बोला है तुम्हें गौरी, खुद को ये बोलना बंद करो। अच्छा साहब, आपकी चाय ठंडी हो रही है, आप पी लीजिए। दोनों वहां से बाहर आते हैं, लेकिन गौरी गंभीर हो जाती है। उसे फिर एक स्कूल और बड़ी कार की धुंधली याद आती है। अगले दिन पकौड़े तल रही थी तो उसके गले के पास तेल का छींट आ जाता है। तब सास उसके जले हुए पर चंदन लगाती हैं। अरे बहू, तेरे ये आधे चांद जैसा निशान कैसा है? शायद माँ जी जन्म का निशान है। एक दिन मेरी सहेली तपस्या ने भी पूछा था। माँ जी बहुत जल रहा है। जा तू बाहर बैठ जा, बाकी का काम मैं कर लूंगी। बहू बाहर जाकर बैठ जाती है। इतने में टीवी पर करोड़पति विक्रम सिंघानिया की पत्नी का इंटरव्यू चल रहा होता है। वो अपनी खोई बेटी के बारे में कहती हैं। मेरी आराध्या के कंधे के पीछे आधे चांद का निशान था। अगर वो जिंदा है तो मैं उसे पहचान लूंगी। शांति के हाथ से दवा गिर जाती है। शांति अपने बेटे राहुल को बताती है। नहीं माँ, ये सच नहीं हो सकता। जरूरी थोड़ी हो आधे चांद का निशान उसी के गर्दन के पास हो। गौरी कमरे के अंदर आती है तो झट से वो टीवी बंद कर देते हैं। क्या हुआ? आप हैरान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं। तभी राहुल को एक फोन आता है उसके दोस्त की शादी के लिए। फोन कट जाता है। अरे गौरी, तुम्हें बताया था ना, मेरे एक दोस्त ने मुझे महंगा परफ्यूम दिया था, उसकी ही शादी है। मुझे बुलाया है कल, हम वहाँ चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। किसी ने मुझे भिखारन बोल दिया तो तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की शादी खराब हो जाएगी। कितनी बार बोला है बहू तुझे मेरे बेटे ने कि तू अब ये मत बोला कर। अब तू मेरे घर की बहू है, जो हो गया सो हो गया। अगले दिन लाल साड़ी पहनकर गौरी राहुल के साथ उस बड़े होटल वाली शादी में जाती है। वहाँ विक्रम और सुमित्रा भी गेस्ट थे। एक विदेशी आदमी राहुल से अंग्रेजी में कुछ पूछता है। राहुल घबरा जाता है। गौरी तुरंत धारा प्रवाह अंग्रेजी में उससे बात करके समस्या हल कर देती है। विक्रम दूर से सुनता है। इसकी अंग्रेजी, इतना एक्सेंट, एकदम आरुषि जैसा। हर अंग्रेजी बोलने वाली लड़की हमारी आरुषि नहीं है विक्रम। जानता हूँ, डूबते को तिनके का सहारा भी जहाज लगता है। तभी होटल का एक वेटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है और गौरी उससे टकरा जाती है, जिससे वो कोल्ड ड्रिंक उसके कपड़ों पर उछल जाती है। राहुल अपने रुमाल से उसका चेहरा पोंछता है, गर्दन साफ करता है। तब सुमित्रा आधे चांद का निशान देख दंग रह जाती है। उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। विक्रम, हमारी बच्ची। क्या हुआ? वो चांद, हमारी आरुषि के कंधे वाला आधा चांद। सुमित्रा दौड़कर गौरी का हाथ पकड़ती है। बेटी, तुम्हारी उम्र क्या है? 22 शायद। माँ बाप नहीं है। 15 साल की उम्र से पहले की बातें कुछ याद है तुम्हें बेटा? तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। और वो देखो, तुम्हारे पापा, तुम्हारे डैड। ये आप क्या बोल रही हैं? गौरी झटके से उसका हाथ अपने हाथ से हटा देती है। कोई भी आकर मुझे अपनी बेटी कहेगा क्या? और मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मेरे कोई माँ बाप नहीं है। राहुल, मुझे यहाँ पर अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से। एक बार हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं। कितने समय बाद तुम हमें मिली हो, तो तुम्हारे गर्दन के पास का आधा चांद ये सबूत है कि तुम हमारी ही बेटी हो। बेटी, ये तुम्हारे जन्म का निशान है। क्या करोड़पति है? और ये वही टीवी वाली आंटी हैं? गौरी के सिर में फिर से दर्द होने लगता है। राहुल उसे वहां से अपने घर ले जाता है। विक्रम पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। तब दोनों अकेले में घर के बाहर बात करते हैं। देखिए, आप मेरे बीवी के असली माता पिता भी हों तो भी उसको आपसे बात नहीं करनी। समझने की कोशिश करो।
7 साल पहले मेरी बेटी किडनैप हुई थी, उसके कंधे पर यही निशान था। इत्तेफाक भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम डीएनए टेस्ट करवा लो। आप लोग पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैं कोई खोया हुआ सामान हूँ जिसे हर कोई अपना बताकर जांच करवाएगा? गौरी, ये सब करवा लो। तुम्हें भी जो दिक्कतें होती है, क्या पता वो सब कुछ धुंधली यादें साफ हो जाएं। पति के कहने पर गौरी अपना डीएनए टेस्ट करवा लेती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि गौरी ही उनकी जैविक बेटी आरुषि है। ये सुनते ही सुमित्रा फूट फूट कर रोती है और अपनी बेटी को गले लगाती है। आरू, आरू मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आपको जवाब देना है तो इस बात का जवाब दे दो। ये निशान दिख रहे हैं आपको? हे भगवान, तुझे इतने सारे इंजेक्शन किसने लगा दिए? मतलब आपको भी नहीं पता? आपको पता है मैं कैसी जिंदगी जी हूँ? 7 साल भिखारी बनकर रही, 7 साल मैं सड़क पर सोई हूँ, कूड़े से खाना उठाया, लोगों ने मुझे नशेड़ी कहा। बेटा, अब तो हमें मिल गई है ना, अब हम तुझे बहुत अच्छे से रखेंगे। तू जो कहेगी वो खाना। आखिर तुम करोड़पति की बेटी हो। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपका। मैं 15 साल की थी, बच्ची थी, मुझे कोई उठा ले गया और मेरे करोड़पति माँ बाप मुझे ढूंढ नहीं पाए। किस बात का ऐसा पैसा? जब बारिश में पुल के नीचे सोती थी ना, सोचती थी शायद मेरा कोई है ही नहीं, पर मुझे अब आपसे नफरत है। अस्पताल में फिर से गौरी के सर में दर्द होता है और उसके माँ बाप उसे अपने घर में ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो सामने बड़े से फ्रेम में अपने चाचा रघुनाथ की तस्वीर देख उसका सर फिर से भारी हो जाता है और उसे अपना सारा पुराना समय याद आ जाता है। 15 साल की उम्र में आरुषि को अचानक स्कूल से किडनैप कर लिया गया था। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक अंधेरे वाले कमरे में थी। भाई, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ऐसे तो देंगे नहीं, अब मुझे यही करना पड़ेगा। किडनैप करके रखो इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चाचू, आप देखना, आपको मेरे पापा छोड़ेंगे नहीं। मुझे नहीं पता था आप ऐसा कर सकते हो। तेरे पापा तक तू पहुंचेगी तब ना। आराध्या को कई दिनों तक ऐसे बंद कमरे में रखा जाता है। वो बार बार भागने की कोशिश करती है। बहुत चिल्लाती है तू। इसे इंजेक्शन लगाओ और बेहोश करके रखो ताकि इसका शाम को। उसे बार बार नशीले इंजेक्शन देकर सुस्त रखा जाता है। इसी कारण उसकी यादें धुंधली होने लगती हैं। कुछ महीनों बाद किडनैपर्स पुलिस के डर से ठिकाना बदलते हैं। रास्ते में गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और आरुषि भाग निकलती है, लेकिन उसे अपना नाम, घर, शहर कुछ साफ साफ याद नहीं। लोग उसके हाथ के निशान देखकर उसे नशेड़ी समझते हैं और धीरे धीरे वो सड़क की जिंदगी में धकेल दी जाती है। मुझे सब याद आ गया। ये सब मेरे चाचा ने किया है। राहुल, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे 1 मिनट नहीं रहना इस करोड़पति घर में। मैं भिखारन और गरीब ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, अपने माँ बाप को और सजा मत दे। तेरे लिए हम 7 साल तड़पे। विश्वास नहीं होता तो अपने पापा से पूछ। एक बार बेटा कमरे में आ जाओ। विक्रम उसे कमरे में ले जाता है, जहां गौरी देखती है उसका पुराना बेड, वही स्कूल बोतल, स्कूल बैग और उसके 7 साल से न होने पर भी उसकी माँ ने हर साल उसका गिफ्ट रखा और हर गिफ्ट के साथ एक चिट्ठी थी जिसे पढ़कर गौरी की आंखें भीग जाती हैं। बेटा, तेरे जाने के बाद तेरी माँ ने 7 साल तक केक नहीं काटा, लेकिन हमेशा मंदिर में खाना बांटा। 13 सोमवार के व्रत रखे इस उम्मीद में कि एक दिन तू उसे मिल ही जाएगी। ठीक है, मान लिया आप मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो मुझे पहले ही क्यों नहीं पहचाना मंदिर में? आपने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि एक माँ अपनी 15 साल की हंसती हुई बेटी ढूंढ रही थी, पर मुझे क्या पता था मेरी बच्ची की हंसी 7 साल पहले ही उससे छीन ली गई थी। गौरी का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, माँ, मैंने आपको बहुत याद किया, बहुत मिस किया। जब दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ देखती थी तब बहुत बेबसी महसूस होती थी। मेरी आरू। विक्रम दोनों को गले लगा लेता है। हमारा चांद पूरा हो गया। नहीं पापा, आधा चांद आपने दिया था, आधी जिंदगी इसने बचाई है। अब पूरा हुआ है। चलो, अंत भला तो सब भला। मम्मी पापा, हमारे घर भी चलिए। तब राहुल उन्हें अपने घर लेकर जाता है, पुरानी कुर्सी को साफ करके बिठाता है। अरे बहू, पहले बता देती तेरे माँ बाप करोड़पति हैं। मैं पड़ोस वाली विमला से अच्छी कुर्सियां मांग लाती। बहन जी, आपने हमारी बेटी को घर दिया है। हम जमीन पर भी बैठ जाएं तो छोटे नहीं हो जाएंगे। आखिरकार आपने हमारी बेटी को बहुत प्यार से रखा है, उसे अपनाया है, वरना दुनिया आज भी भिखारन बोलती। गौरी, मतलब आरुषि, ये गौरी नाम किसने रखा? एक बूढ़ी आंटी ने रखा था, लेकिन फिर एक हादसे में वो गुजर गई।
अच्छा, तुम्हें इतनी इंग्लिश आती है, करोड़ों की वारिस हो, शादी से पहले एक भी ढंग का हिंट नहीं दे सकती थी? मैंने कहा था ना, मेरी याददाश्त गई हुई थी, आती तो पक्का बता देती। इस तरह सब लोग हंसने लगते हैं। बेटी अपने घर कब चलोगी? पापा, राहुल ने मुझे संभाला है, यही मेरा घर है। जब कोई मेरे साथ नहीं था तो मेरे ससुराल वाले मेरे साथ थे। बेटा, वो सब भी तुम्हारा है। उन करोड़ों की जायदाद को कौन भला संभालेगा? क्योंकि रघुनाथ तो कहीं भाग गया है, बहुत जल्दी पुलिस वालों के हाथों पकड़ा जाएगा। दामाद जी, अब आप भी हमारी कंपनी और घर को संभाल सकते हैं। संभाल लीजिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं। तब गौरी राहुल को कहती है, तब राहुल मान जाता है। फिर गौरी अपने ससुराल वाले और अपने माता पिता सबके साथ रहने लगती है और करोड़पति जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आप गौरी की जगह होते तो क्या अपने माँ बाप को इतनी आसानी से माफ कर पाते? कमेंट में जरूर बताइएगा।